ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो आपका टोटल लर्निंग ऐप पे हमारा आपका लोगों का स्वागत है, दिल जोश के साथ, पूरे जोश के साथ। और कैसा है आपका प्रिपरेशंस, तैयारी? क्योंकि बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द नज़दीक आ रही है और फरवरी ख़त्म होने जा रहा है। और आपको अच्छी सी अच्छी तैयारी भी करनी है और रैंक भी अच्छा लाना है। हमारी टोटल लर्निंग ऐप जो है वो आपके साथ भरपूर कदम से कदम मिलाकर चल रही है और आपके साथ एक भरपूर तैयारी भी कर रही है। और मेरा मुख्य उद्देश्य जो हम लोगों के टोटल लर्निंग ऐप का है वो आपका रैंक, अच्छे से अच्छी रैंक दिलाना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज आ सके। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपके यूट्यूब चैनल पर मैंने बेसिक इंग्लिश दिखाया, जिसमें मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, वेल क्या होता है ना। और हम लोगों ने ये जाना कि सेंटेंस क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, है ना, प्रेडिकेट क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसमें उन्होंने हमने चर्चा किया कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। हमने ये बताया था आपको कि हमारे दो भाषाएं जो हमारी होती है, एक लिखित होती है ना, और एक मौखिक होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को किसी से बात करनी है तो हम लोग उससे बात कैसे उठाते हैं? प्रश्न करते हैं, प्रश्न करके उठाते हैं। तो जब हम उससे किसी लोगों से कुछ पूछते हैं तो वो पूछना ही हमारा क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हर जानते हैं बिना सवाल का बातचीत भी नहीं भरती है। आप भी अपने घर में देखोगे, अगर किसी से आपको बात करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सवाल पूछते हैं। कोई आदमी बैठा हुआ है तो कहते हैं क्या भाई, क्या कर रहे हो? तब देखो वहाँ से बात शुरू हो जाता है, वहाँ से बात करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो हम मौखिक रूप से या लिखित रूप से एक प्रश्न करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। कहता है क्या कि दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस क्या कहता है? दिस काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन ask a question, है ना, in used with question marks। ठीक है। कहता है क्या कि that asks that this kind of sentence that ask a question is with question marks, है ना, क्वेश्चन मार्क, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। मतलब कहता है कि जब कोई वाक्य का ऐसा रूप जो सवाल पूछता हो, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता हो, उसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो इसकी फर्मा बनाया कैसे जाता है? तो इसकी दो फर्मा होती है। सबसे पहली फर्मा जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दे दो। ठीक है। दूसरी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल देखें, है ना, जैसे कहते हैं आर यू मैड, आर यू मैड, तो हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ये आर हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और ये आपका क्या कहला गया? कॉम्प्लीमेंट, है ना। या आप कह सकते हो आर यू अ लीडर, आर यू अ लीडर,
तो अगर बच्चों इस तरह का सवाल अगर आता है तो आप इसे डायरेक्ट कौन सा सेंटेंस कहेंगे? तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक फॉर्मा, दुनिया में जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो उसका एक फॉर्मा आपका इसी आधार पर काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा हेल्पिंग वर्ब तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का अंतर जरूर पढ़ाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पकड़ेंगे कैसे। तो यानी जिस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, इस सेंटेंस को पढ़ाने के बाद मैं आपको वर्ब भी पढ़ाऊंगा, तब जाकर नाउन प्रोनाउन ये सब शुरू करूंगा, क्योंकि पहले बेसिक तो जान ले। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा कि अधिकतर बच्चे 10 में से 9 बच्चे जानते ही हैं कि सहायक क्रियाएं कौन कौन होती है। इज, एम, आर, वोज, वर, है ना, हैज, हैव, हैज, है ना, डू, डज, डिड, है ना, मोडाल वर्ब, ये सब जितने भी कैन, कुड, मे, माइट होते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी वाक्य की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से किया जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे तो उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका एक फॉर्मा इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, है ना। दूसरा जो बनाएंगे, जो दूसरा फॉर्मा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होगा ऐसा। तो एक जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल दें तो कहेंगे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, है ना, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो आपका है यू जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब का चौथा रूप। कहोगे सर आप V1 लिखते हो यहाँ पे और यहाँ V4 दे रहे हो, तो इसके अनुसार, रूल के अनुसार ये V4 हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रही बच्चों? तो कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? तो ये मैं आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इज, एम, आर, वाज, वर को कैसे प्रयोग करते हैं, शैल, विल का कैसे प्रयोग करते हैं, फिर हैज़, हैव का कैसे प्रयोग करते हैं। मैं इस क्लास, जब आपकी इस रेगुलर क्लास में जो आ रही है, आज 2 क्लास है, पार्ट 2, है ना, तो पार्ट 3 क्लास जब पार्ट 3 होगी तो 3 या 4 में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर पढ़ाऊंगा और उसकी यूजेस भी बताऊंगा कि कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इस तरह की सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी तीसरी फॉर्मा जो होती है वो होती है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ, तो क्वेश्चन वर्ड जिसको आप WH फैमिली भी कहते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या क्या? जैसे अगर हु आ गया, विच आ गया, वेन आ गया, है ना, वाई आ गया, है ना, वेयर आ गया, है ना बुआ, वोट आ गया, ठीक है, हाउ मच आ गया, हाउ मच आ गया, हाउ मेनी आ गया, है ना बच्चों। उसके बाद हाउ ऑफन आ गया, हाउ फार आ गया, हाउ फार आ गया, है ना, ठीक है। तो ऐसे एक दो हुज आ गया, हुम आ गया, है ना। तो ऐसे जो इतने भी ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, तो इस क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर कोई वाक्य आ गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें इसका, तो एग्जांपल क्या होगा? वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, इसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये और ये में क्या अंतर है? तो इस वाक्य की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ आई, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों है। लेकिन
पहला और दोनों में फर्मा में अंतर क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ हुआ और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, क्वेश्चन वर्ड से हो गई। तो वाई क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और गोइंग क्या हो गया, बिफोर हो गया। और अगर कोई पूछे कि इसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे तो हम बताएंगे कि इसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और कोई पूछे कि हु, विच, व्हेन, व्हाई, वर, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, हाउ ऑफेन, हाउ फार, हुज, हुम क्या है, तो इसे हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। ग्रामर जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड एग्जेक्टिव होता है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड प्रोनाउन होता है, और कौन सा क्वेश्चन वर्ड एडवर्ब होता है। वो जब मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मैंने इतना चीज़ बताया, ठीक है बच्चों। अब जानो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होती है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होती है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाए, निगेटिव यानी नकारात्मक रूप, पहचान में नॉट, नेवर, नन ये सब लगा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। जैसे देखो इसका भी फर्मा कैसे बनेगा, इसकी दो फर्मा होगी। अभी अभी जैसा कि मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। बात समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो देखोगे क्या, जैसे यहाँ कहेंगे आर, है ना, कहेंगे इज सी अ डांसर, है ना, इज सी अ डांसर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कहेंगे क्या कि अगर कहेंगे इज सी, नॉ, इज सी, है ना, रीडिंग समथिंग, तो इस तरह को हम लोग अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा क्या, जो बनेगा जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना बच्चों। और दूसरा बनेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये वर्ब वन मैं बार बार दे रहा हूँ क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो दोनों में अगर वाक्य देखा जाए तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, इज सी नॉट अ डांसर, है ना, इज सी नॉट गोइंग, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने बोला इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव होता है और एक निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक, तो समझ में आ गया बच्चों, किसी को दिक्कत। देखो अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश जो शब्द होता है अंग्रेजी, ये बड़ा ही काम का चीज़ है। और जब तक इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, पहचान पता ही नहीं चलेगी, तो यूज कहाँ से कर पाओगे। पहले जाने तो सही कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन होता है, निगेटिव सेंटेंस कौन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होता है ना। पहले इसके बारे में तो थोड़ा जानकारी ले लें, तब न जाकर उसके बारे में जानेंगे। तो बात समझ में आ गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होता है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव कौन होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव कौन होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों,
सबसे बड़ी बात है कि अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा? इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस, देखो हम लोग आखिर देखो ये जो बनता है, ये जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, चाहे वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये हमारे दैनिक जीवन के आधार पे ही बटा है। और ग्रामर जो भी बना गया है, जो भी ग्रामर हमारा बनाया गया है, हमारी बोलचाल के आधार पर ही बनाई गई है। तो इस तरह से भाषा को समझो कि जब हम कोई आदमी, मान लो कि कोई बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है, तुम शादी में गए, खाने खाने बैठे और कहे उठो, चलो भागो यहाँ से, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन वहाँ पे वो जो बोला, आपको कैसा लगा? वो आपको ऑर्डर दे रहा है, लग रहा है जैसे उसको बेइज्जत कर रहा है। तो आपको वहाँ से कहोगे बक, अब ऐसा शादी में कभी नहीं जाएंगे जहाँ हमको बेइज्जत करके उठा दिया। तो वहाँ पे देखो उसकी भाषा जो बोली गई, चलो इस कुर्सी से उठो, तो वो आपको एक ऑर्डर दिया। तो इस तरह की ऑर्डर जो सेंटेंस होती है वो आपको क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन उसी वक्त एक बंदा आया और कहा कि भैया माफ़ कर दीजिए प्लीज़, ये आदमी बेवकूफ़ है। तो वहाँ पे उसने आपको माफ़ करने के लिए कहा, तो वहाँ पे वो आपसे क्या किया? रिक्वेस्ट किया। तो इस तरह के भी सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस कहता किसको है? जो कमांड ऑर्डर, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो, तो उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप क्लास कर रहे हो और क्लास में मैडम बोलेंगे चलो उठो और चलो किताब डिक्टेट करो, डिक्टेशन पढ़ो, तो वहाँ पे मैडम आपको क्या एक पॉजिटिव ऑर्डर दे रही है ना। अब वहाँ तुम हल्ला करोगे बाहर निकलो यहाँ से, क्लास से बाहर जाओ, तो वहाँ पे मैडम आपको एक निगेटिव ऑर्डर दे रही हैं। तो उस तरह की सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। समझ में आया बात? तो कहता है क्या कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? तो कहता है एन इम्परेटिव सेंटेंस, एन imperative sentence is a is a sentence is a sentence that expresses a a direct command, a request, है ना, डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस एंड एडवाइस। कहता क्या है इम्परेटिव सेंटेंस? जो कहता क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस है जो एक्सप्रेसेस करता है डायरेक्ट कमांड को, रिक्वेस्ट को, वार्निंग को और सलाह को। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इम्परेटिव में आपको कोई जो ऑर्डर, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जो आपको ऑर्डर दे, कमांड दे, रिक्वेस्ट करे, उसे ही हम लोग इंटरेस्टेड, जैसे कहते हैं कोई आपको बोला, जैसे अगर उदाहरण देखें तो क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। तो ये क्या आपको दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है ना। ये क्या कर रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है ना। प्लीज काम डाउन। तो ये आपको क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है? ये आपको क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये कह रहा है राइट क्लियरली, तो ये आपको क्या बोल रहा है ना, सलाह दे रहा है कि भैया साफ साफ लिखो। तो इस तरह की सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, कैसे बनाया जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। तो आज जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, ये जानेंगे। या दूसरा क्वेश्चन पूछे कि, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे
पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है या इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ये जानेंगे इस तरह से। तो सबसे पहली बात, क्योंकि पहचानना तो देख के ही बता देंगे, कोई पूछेगा तो अच्छा ही बता तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो जैसे ही आपने देखा कि अरे ये तो सर ने बताया था कि इस तरह से रहेगा, तो इसे इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो देखो, इम्परेटिव सेंटेंस पकड़ने का सबसे पहला बात जानो, पहला, अगर वाक्य इस तरह से रहे, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, तो कहने का मतलब या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। तो इस रूप में अगर रहेगा, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे अगर कोई कह दिया ओपन द डोर, अगर कहा ओपन द डोर, है ना, तो देखो ओपन क्या है, V1, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। उसी तरह से अगर कोई कह दिया कॉल मी, तो कॉल क्या है, V1, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की सेंटेंस जब आएगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक तो ये हो गया, एक विधि से पहचानने का विधि तो ये हो गया। दूसरा विधि कैसे पहचानेंगे, अगर रहेगा डोंट लगा हुआ, इसको निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहे, अगर डोंट रहे, V1 रहे और ऑब्जेक्ट लगा रहे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस यानी डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसे हम लोग निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे इसी को अगर कहेंगे, देखा जाए तो कहेंगे क्या कि डोंट ओपन द डोर, है ना, या डोंट कॉल मी। तो डोंट ओपन द डोर या डोंट कॉल मी रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है। अब जब देखते हैं, दो विधि तो समझ में आ गई कि इस दो विधि से हम पहचानेंगे। तीसरी विधि देखें, तीसरी विधि क्या कहता है, क्या लगा रहेगा, अगर प्लीज लगा रहेगा, अगर काइंडली लगा रहेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे, है ना। जैसे रहेगा क्या, प्लीज डू दिस, या बोलेगा क्या, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। अगर ये बोलेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस ही बोलेंगे। इसे भी एक तो है, तो तीन तरह से पहचान गए। अब चौथा पहचानते हैं कि चौथे ढंग से कैसे पहचानेंगे, है ना। तो चौथा ढंग पहचानेंगे कि भरवन के साथ अगर प्रीपोजिशन लगा रहे, अगर एडजेक्टिव लगा रहे, और अगर एडवर्ब लगा रहे, तो उसे भी इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कहेगा क्या, V1, तो हम लोग देखते हैं घर में लोग बोलते हैं स्टैंड अप, आपके घर में करें, क्लासरूम में मैडम बोलती हैं स्टैंड अप। तो स्टैंड अप में अप क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। अप क्या है आपका, प्रीपोजिशन, और स्टैंड क्या है आपका, V1। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हो गया। या दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें, है ना। जैसे अगर कहेगा वॉक हार्ड, तो ये हार्ड जो आपका हो गया, ये क्या कहला गया, एडजेक्टिव। और जैसा कि हम जानते हैं
कि वर्क आपका क्या है, नाउन भी है, और जब क्रिया के रूप में आएगा तो इसे भी वन कहेंगे। और इस तरह से ये हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में अगर कहेगा क्या, गो देयर, तो यहाँ पे जो देयर हो गया वो देयर आपका क्या कहला गया, एडवर्ब। क्यों कहलाया ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एडवर्ब एग्जेक्टिव ये सारा चीज़ पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल एक चौथा रूप समझ में आ गया। यानी इन चार रूपों से हम क्या पकड़ेंगे कि ये चार तरह से अगर कोई वाक्य आता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब तो चार हो गया। और देखें और किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। कहेगा क्या कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी लेट से भी रहेगा, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगी आपका, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपका, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगी। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ देखो जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, क्या एग्जाम्पल है कि लेट मी, है ना, रीड इंग्लिश, लेट मी रीड इंग्लिश। तो यहाँ देखोगे ये जो है मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इंग्लिश भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन और प्रोनाउन को है। और ये भी वन हुआ और ये लेट से शुरू हुआ। तो इस तरह की सेंटेंस को भी हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया कि इस तरह के वाक्यों को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस अब पहचान जाएंगे हम लोग, इम्परेटिव सेंटेंस तो पहचान जाएंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, पहले ये जानिए। हम लोग जब जब हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, जैसे अभी परीक्षा का माहौल चल रहा है बच्चों, तो कहते हैं हे भगवान, मेहनत तो किए हैं, थोड़ा सा मदद कर देना और अच्छे मार्क्स दिला देना। तो हमने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की। अब गलती से मान लो जैसे एग्जाम दे रहे हो तो किसी ने तुम्हारे तरफ चीट फेंक दिया। अब तुम गुस्से में आ गए, तो गुस्से में आके कहते हो भगवान करे कि तुम फेल हो जाओ। तो हमने वहाँ पे उसको क्या कर दिया, खीस में अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया। तो वो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको है, कि जिससे हमारे बोलने से या लिखने से यह पता चले कि उससे हम अपने इच्छा या प्रार्थना या अभिलाषा या अभिशाप का बोध करवा रहे हैं, तो उसे ही हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई, ऑप्टेटिव सेंटेंस बात समझ में आ गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, है ना। क्लियर है, ठीक है। कहता है क्या, कहता है क्या कि एन, अच्छा दूसरा कलम ले ले, एन ऑप्टेटिव sentence is a grammatical, is a grammatical mood। देखो मैंने क्या बोला, ये मूड है ना, आपकी सोच, आप किस आधार पे किसको क्या बोलते हो, ये ही को इसीलिए इसे कहा गया ग्रामेटिकल मूड, है ना। क्या बोला गया, ग्रामेटिकल मूड, ठीक है। दैट इंडिकेट्स, दैट इंडिकेट्स a wish, that indicate a wish, है ना, hope, और that indicate wish, hope, और, है ना, regarding, regarding a given action।
है ना, रिगार्डिंग अ गिवन एक्शन। ठीक है, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस एक मूड है ना, जो कि रिगार्डिंग किसके साथ, जो इंडिकेट करता है एक आशा को, एक विश को, एक कर्ज को, रिगार्डिंग अ गिवन एक्शन, यानी आपके द्वारा किए गए एक्शंस को। तो जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे एग्जाम्पल में देते हैं कि मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। तो इस तरह से हम किसी को अगर विश कर दे या ब्लेस भी डाल दो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई। तो देखो इसको दो तरह से पहचानते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का दो तरीका बहुत आसान है। सबसे पहला जो तरीका होगा वो देखोगे कि वो वाक्य जो है वो मे से शुरू होगा, यानी मे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में देखो इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सक्लामेटरी सिंबल कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सिंबल वर्ड कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जैसे इसका देखो, अगर इस तरह से सेंटेंस रहेगा कि मे यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, अगर इस तरह के सेंटेंस रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी दूसरी पहचान कैसे होगी, अब देखो ये तो कहोगे कि सर ये ब्लेस दे रहा है, एक कर्स वाला देख लो, तो कर्स वाला में क्या कहते हैं, कहता है क्या, मे यू डाई ऑफ कॉलरा, मे यू डाई ऑफ कॉलरा। तो देखो यहाँ पे अभिशाप दे रहा है ना, यानी तुम कॉलरा से मर जाओ। तो इस तरह की सेंटेंस जब भी आएगी तो इसे पकड़ लेंगे कि ये क्या कहला जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहला जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा जो रूप आएगा वो किस तरह से आएगा, तो दूसरा जो रूप आएगा वो आएगा क्या, सबसे पहले एग्जेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद V1 आएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे कहेगा क्या, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप। देखो प्रार्थना कर रहा है ना, प्रार्थना कर रहा है। आप मिस्टर इंडिया मूवी देखे होगे, तो वहाँ पे कहता होगा लॉन्ग लिव मोगेम्बो, तो उधर से कहता होगा ना मोगेम्बो खुश हुआ। तो उसी तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे, क्लियर है। इस तरह की सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब तो पहचान में दिक्कत नहीं होगी कि कैसे हम पहचानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, कि इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग जो लास्ट देखने जा रहे हैं वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सबको जानता होगा, जैसे हम लोग देखते होंगे कोई 4 मंजिला से कूद गया, अगे मैया वो कूद गया हो, अरे बाप रे वो कूद गया, है ना, या कट जाता है आपके उंगली अचानक से, तो कहते ओ उंगली कट गई ओ। तो इस तरह के जो वाक्य आपके मुख से निकलते हैं, या लेकिन जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का जब फाइनल हुआ तो वहाँ पे वो भारत हार गया, तो हम लोग को निकलता है ओह इतना मेहनत बेकार गया। तो वहाँ पे, है ना, क्या हो जाता है, आपका अंदर से रूह से कुछ निकलती है, मूड एक तरह का बात निकलता है, तो वहाँ आश्चर्य का, दुख का, ये सब का जब बोध होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं।
है ना। कहता है क्या, एन exclamatory sentence is one that expresses one that expresses है ना, sudden surprise or sudden surprise feelings or strong emotion, feelings और strong emotions। कहता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं जो अचानकता को, आश्चर्य को, फीलिंग को, है ना, और इमोशंस को दर्शाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हुर्रे, जैसे हम लोग कहते हैं हुर्रे, वी हैव won the match, we have won the match। या कहते हैं ओह ही डाइड, तो इस तरह की सेंटेंस। या कहते हैं व्हाट एन आइडिया, तो इस तरह की सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। तो इसके पहचानने का दो तरीका है। पहचानेंगे कैसे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे पहचाने, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो कैसे पहचानेंगे, पहला तो तरीका देखेंगे। पहला तरीका है कि एक्सक्लामेटरी वर्ड रहेगा, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स रहेंगे और उसके बाद सेंटेंस रहेगा। एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे अभी अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल देके आपको, ओह ही डाइड, तो यहाँ पे जो ओ है ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है और ही डाइड क्या है, वो सेंटेंस है। दूसरा कैसे पहचानेंगे, वाट के साथ आया रहेगा, वाट रहेगा, हाउ रहेगा, एन रहेगा और नाउन रहेगा, है ना, या नाउन प्लस या एग्जेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, और लास्ट में देखना इस तरह से लगा रहेगा, इस तरह से, है ना, एक्सक्लामेटरी सिंबल लगा रहेगा बच्चों। तो ये आपका क्या कहला जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, कहेगा क्या, व्हाट एन आइडिया, या हाउ अ डार्क नाइट। तो इस तरह की सेंटेंस जो है, इस तरह की सेंटेंस आएगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगी। तो ऐसे हम लोगों ने आज पढ़ा कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे, कितने फॉर्म के आधार पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। फिर हम लोग देखें कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। मैंने उसके तहत आपको कई फॉर्म बना दिखाया कि अगर इस फॉर्म के आधार पर वो आएगा तो आपका एक्स इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कितने आधार पे बनाया जा सकता है, किस तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंस
किस तरह की सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाई और बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं। फिर मैंने उसमें बताया कि इसके किस तरह से रूप बनाए जाते हैं और किस तरह की सेंटेंस को देखकर पहचान लेंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आज हमारी सेंटेंस की ये पार्ट खत्म हो गई। अगली क्लास जो है फिर हम लोग चलेंगे, बेसिक को जानेंगे, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस की पहचान नहीं करिएगा, हेल्पिंग वर्ब की पहचान नहीं करिएगा, ग्रामर की पहचान आपको नहीं होगी। सो आज की क्लास यहीं, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। कोई भी बच्चे जो अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, टोटल लर्निंग ऐप से नहीं जुड़े हैं, वो बैच से जल्द जुड़ें ताकि उनका रैंक अच्छा आ सके। अब मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, गुड नाइट।